नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस के संदर्भ में जितने भी पहलू हैं उस सभी पहलू पे हम बात करेंगे। कांग्रेस की स्थापना से जुड़े कुछ विवाद है, उस विवाद पे भी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कांग्रेस के संदर्भ में कुछ लोगों ने टिप्पणी की, कमेंट किए, उन कमेंट को भी हम देखेंगे कि किन लोगों ने क्या टिप्पणी की कांग्रेस के ऊपर। टिप्पणी करने वाले लोगों में भारतीय और अंग्रेज दोनों ही शामिल हैं। उसके बाद हम कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशन पर बात करेंगे। लेकिन कांग्रेस पे बात करने से पहले हम उन राजनीतिक संस्थाओं और संगठन के बारे में बात करेंगे जिनकी स्थापना कांग्रेस से पहले हुई थी, लेकिन इनका भी उद्देश्य वही था जो कांग्रेस का उद्देश्य था। इनका भी उद्देश्य था कि भारत के लोगों की जो समस्याएं हैं, जो मांग है, उसे ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखना, उसे उठाना और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना फैलाना, लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास करना। लेकिन ये संस्थाएं आरंभिक स्तर की संस्थाएं थी। ये जो संस्थाएं हैं देख रहे हैं आप, ये संस्थाएं आरंभिक स्तर की है। कांग्रेस से पहले ही इसकी स्थापना हो चुकी थी, लेकिन उद्देश्य वही था, सभी का उद्देश्य वही था लास्ट में कि हम आज़ादी लेंगे। तो केंद्र में सब उद्देश्य एक ही है। उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए समय समय पर विभिन्न संगठन की स्थापना होती है। तो सबसे पहले बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना, तो इनकी भी योगदान उतना ही है जितना कांग्रेस का है, ये ना कि कम है, इनका भी है। लेकिन हाँ, ये आरंभिक स्तर की संस्थाएं थी तो उतना परिपक्व नहीं थी, उतनी मजबूती के साथ खड़ा न हुई थी। ऐसा अगर इसको ऐसा समझ सकते हैं कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में आप अभी तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की, कंपटीशन का, यूपीएससी, बीपीएससी या अन्य किसी भी कंपटीशन का, एसएससी है ना, सीजीएल का, उसमें आप सेलेक्ट हो जाते हैं 1 साल 2 साल मेहनत करने के बाद। तो आप जैसे पटना में रह के या दिल्ली में रह के कहीं भी पढ़ रहे हैं, इलाहाबाद कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो 2 साल की मेहनत करने के बाद आप जैसी किसी में ज्वाइनिंग होती है आपको किसी भी पोस्ट पे, तो आपको लगेगा कि यही 2 साल हमारे लिए ज़िंदगी का बहुत बड़ा था। लेकिन आपके जीवन में उस पहली क्लास का भी, नर्सरी क्लास का भी योगदान है। आप क ख और ABCD आप पढ़ते थे झोपड़ी में बैठकर, उसका भी योगदान है। क्योंकि यदि आप नर्सरी में भी पढ़ रहे थे तो आपका एक ही उद्देश्य था कि भविष्य को बेहतर करना है ना। तो भविष्य को बेहतर करने के लिए आप पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, एक बार मैट्रिक पास करते हैं, इंटर पास करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद फिर आप किसी पोस्ट पे सिलेक्ट होते हैं, तो लगता है कि ये जो ग्रेजुएशन के बाद हम पढ़े ना 2 साल, वही बड़ी है। लेकिन नहीं, पहली क्लास का भी आपके जीवन में उतना ही महत्व है। क्योंकि यदि ABCD क ख नहीं सीखते तो कैसे निकालते एग्जाम। ये संस्थाओं का भी उद्देश्य एक ही है, आज़ादी पाना, राष्ट्रीयता की भावना फैलाना। लेकिन ये आरंभिक स्तर की संस्थाएं, एक के बाद एक संस्थाएं स्थापित हुई और लास्ट में जाके कांग्रेस की स्थापना होती है जो कि एक बड़े स्तर पे है। तो इसको समझ सकते हैं कि वही 9th 10th की बात हो गई। अपने लाइफ के बारे में सोचें तो जैसे मैट्रिक इंटर वाला बात हो गया ये सब, और लास्ट में यूपीएससी की तैयारी या बीपीएससी की, जो किसी भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, वो कांग्रेस के संदर्भ में समझ सकते हैं उसको। तो इनका भी महत्व है भारत की आज़ादी में। तो सबसे पहले 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना होती है कलकत्ता में। राजा राम मोहन राय के सहयोगियों द्वारा इसकी स्थापना होता है। इसका उद्देश्य है, राजा राम मोहन राय ने नहीं इसकी स्थापना की है, राजा राम के अनुयायी जो थे, उनके जो सहयोगी थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। कहाँ की थी, स्थान याद रखिएगा, कलकत्ता। इसका उद्देश्य यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, उद्देश्य PDF में लिखा हुआ है। ऐसे हम यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, अगर लिखना चाहें तो PDF में देख के PDF से भी लिख सकते, ऐसे बोल भी दे रहा हूँ कि बंग भाषा प्रकाशक सभा का उद्देश्य था बंगाली शिक्षा को प्रोत्साहित करना। 1838 ईस्वी में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना होती है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इसे जमींदारी एसोसिएशन भी बोलते हैं। इसका उद्देश्य था, इसकी स्थापना कौन करते हैं, द्वारकानाथ टैगोर। इसके संस्थापक सदस्यों में अन्य भी थे, जैसे में राधाकांत देव भी थे, प्रसन्न कुमार भी थे, लेकिन संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर ही थे। इसकी स्थापना भी कलकत्ता में होती है। इसका उद्देश्य था जमींदारों के हितों को सुरक्षित करना, जमींदारों के हितों के लिए कार्य करना। तो ये जमींदारों के हितों के लिए कार्य करता था। 1843 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना होती है, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। इसकी स्थापना भी कलकत्ता में ही होती है और इसकी स्थापना जॉर्ज थॉमस के द्वारा होता है और इसका उद्देश्य था राष्ट्रवाद की भावना को फैलाना। लैंड होल्डर सोसाइटी यानी जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ये दोनों ही संस्थाएं असफल हो रही थी।
जब ये दोनों संस्थाएं असफल हो रही थी, दोनों ही संस्थाओं को मिलाकर एक नई संस्था की स्थापना होती है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की 1851 ईस्वी में, जिसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं राधाकांत देव, अध्यक्ष है, प्रथम अध्यक्ष। इन्होंने विभिन्न मांगे रखी, जैसे इनकी मांग थी कि नमक कर और डाक शुल्क की समाप्ति की जाए, उच्च वर्ग के जो अधिकारी हैं उनकी वेतन में कमी की जाए, और इनकी जो मांगे थी, तो इसके बाद 1851 में इनकी स्थापना किए थे। इसके बाद एक अधिनियम आता है 1853 का चार्टर एक्ट, उसमें इनकी मांगों को कुछ स्वीकार किया गया है। जब हम 1853 का अधिनियम पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। उसके बाद 1852 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। इसमें देखिएगा, याद रखिएगा कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में कौन कौन संस्थाएं मर्ज किए गए हैं, लैंड होल्डर सोसाइटी यानी जमींदारी एसोसिएशन प्लस बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी इजकल टू ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, यानी दोनों को मिलाकर इसको जो है मर्ज करके इसकी स्थापना हुई थी। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की जाती है। ये सारे जितना बोर्ड पे दिख रहा है ना, बहुत एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ना, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। आप उठाएंगे प्रीवियस ईयर तो यहाँ से देखने को मिलेगा बहुत सारा प्रश्न पूछेगा कि बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किसने की, कहाँ की, कब की। तो ये संस्थाएं हैं, ये संस्थापक हैं, ये वर्ष है किस वर्ष में हुआ था, स्थान है और उद्देश्य यहाँ पे लिखा नहीं, पीडीएफ में लिखा हुआ। एक एक बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इसको, ठीक है, हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी 1852 ईस्वी में बॉम्बे में करते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि जो सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियां हैं उसके विरुद्ध सरकार को सुझाव देना, और जो नीतियां बहुत खराब हैं उसे समाप्त करने के लिए सरकार को ज्ञापन देना। यही इनका उद्देश्य था दादा भाई नौरोजी का बॉम्बे एसोसिएशन स्थापित करने के लिए। उसके बाद 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ही ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं लंदन में, जिसका उद्देश्य होता है कि भारत के लोगों की जो मांग है और जो इनकी समस्याएं हैं उनको, उन सारे समस्याओं और मांग से ब्रिटेन को अवगत कराएं और इंग्लैंड में भारत के पक्ष में जन समर्थन इकट्ठा करें। यही इनका उद्देश्य रहता है, जो कि लंदन में इसकी स्थापना करते हैं दादा भाई नौरोजी ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना होती है। कहीं कहीं किताब में 1867 भी मिलेगा आपको, ऐसे लिख लीजिएगा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कहीं कहीं किताब में 1867, कहीं 70, लेकिन एग्जाम में एक दो एग्जाम में पूछा हुआ था 1870 ही ऑप्शन में सही था, लेकिन ऑप्शन में 1867 नहीं था। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना गणेश वासुदेव जोशी और महादेव गोविंद रनाडे करते हैं। गणेश वासुदेव जोशी और एमजी रनाडे यानी महादेव गोविंद रनाडे पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना बॉम्बे में करते हैं। इनका उद्देश्य होता है कि लोगों को, भारत के लोगों को ब्रिटिश सरकार की जो वास्तविक स्वरूप है उसे अवगत करें, कि ब्रिटिश सरकार की वास्तविक मंशा क्या है, वास्तविक उसका स्वरूप कैसा है, उसके वास्तविक चेहरा क्या है। क्योंकि ब्रिटिश सरकार मानवीय मुखौटा ओढ़ लिया था और अपने आप को शुभचिंतक बताता था कि हम भारतीयों के लिए शुभचिंतक। लेकिन गणेश वासुदेव जोशी और महादेव गोविंद रनाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना करके अंग्रेजों के जो शोषण मूलक स्वरूप था उसे लोगों को परिचित कराने का प्रयास किया कि ये ब्रिटिश सरकार हमारे लिए शुभचिंतक नहीं है, ये पर्दा ओढ़ लिए हैं, मानवीय मुखौटा ओढ़ लिए हैं और बताते हैं कि हम शुभचिंतक हैं। तो इनका यही उद्देश्य था गणेश वासुदेव। उसके बाद 1875 ईस्वी में इंडियन लीग की स्थापना होता है शिशिर कुमार घोष के द्वारा कलकत्ता में। शिशिर कुमार घोष कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है। इसका उद्देश्य होता है, शिशिर कुमार घोष जो इंडियन लीग की स्थापना करते हैं, इनका उद्देश्य होता है राष्ट्रवाद की भावना को फैलाना, राष्ट्रीयता की भावना फैलाना। उसके बाद 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है, जिसे भारत संघ भी बोलते हैं। याद रखिएगा, कभी कभी ना एग्जाम में भारत संघ लिख देता है, इसी का हिंदी है, ठीक है, इंडियन मतलब भारत, ये एसोसिएशन माने संघ, लेकिन कभी कभी हिंदी में लिखा, कई जगह एग्जाम में देखा कि भारत संघ की स्थापना किसने की, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी आनंद मोहन बोस के सहयोग से। ये आनंद मोहन बोस लिखा हुआ है, संस्थापक में शामिल नहीं था, मतलब संस्थापक नहीं थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके संस्थापक हैं, लेकिन इन्होंने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इनसे सहयोग लिया था स्थापना करने में, उनसे कुछ मदद ली थी। संस्थापक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन्होंने कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी, इंडियन एसोसिएशन की, भारत संघ इसके। तो दोनों याद रखिएगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों कभी कभी पूछ देता है, ठीक है।
इंडियन एसोसिएशन की पहला अधिवेशन 1883 ईस्वी में अखिल भारतीय उसका सम्मेलन हुआ, कलकत्ता में हुआ। वह अधिवेशन जो हुआ था सम्मेलन, वो आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में हुई थी। तो 1853 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की पहली सम्मेलन होता है कोलकाता में, और दूसरा अधिवेशन होता है दिसंबर 1885 में अखिल भारतीय सम्मेलन होता है इंडियन एसोसिएशन का, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी करते हैं। इन्हें याद रखिएगा, दिसंबर 1885 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन का दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे हैं। जब इसी समय यानी दिसंबर, जब हम कांग्रेस के बारे में बताएंगे, तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, और ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी अभी 1885 ईस्वी में दिसंबर के माह में ही कलकत्ता में ही है। वो कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन के दूसरे अधिवेशन के सम्मेलन में अध्यक्षता कर रहे हैं। इसलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं होते। ये कई एग्जाम में पूछा हुआ है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कौन शामिल नहीं हुए थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए थे। कारण क्या था? क्योंकि वे इंडियन एसोसिएशन की दूसरे सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे, और वो जो चल रहा था सम्मेलन वो कलकत्ता में, जबकि कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन था वो बॉम्बे में हुआ, इसलिए वो शामिल नहीं हो पाए थे। इंडियन एसोसिएशन को कांग्रेस का पूर्वगामी संस्था कहा जाता है। इसकी भी जो कार्य पद्धति थी, कार्य करने की जो तरीका था, वो कांग्रेस से मिलता जुलता है। स्थापना कांग्रेस से पहले ही इसकी हो गई थी 1876 में, और 1886 के बाद 1886 के बाद इंडियन एसोसिएशन का विलय कांग्रेस में ही हो जाता है। इंडियन एसोसिएशन का विलय 1886 ईस्वी में कांग्रेस में ही हो जाता है। इंडियन एसोसिएशन का विलय 1886 में, अंत में जाके दूसरा अधिवेशन तो 1885 में हुआ, उसके बाद 1886 में इसका विलय जो था कांग्रेस में हो जाता है इंडियन एसोसिएशन का। इसलिए इंडियन एसोसिएशन को कांग्रेस का पूर्वगामी संस्था कहा जाता है। कई बार एग्जाम पूछा हुआ है कि कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था किसे कहा जाता है। इंडियन एसोसिएशन को कांग्रेस के पूर्वगामी संस्था कहा जाता है। इंडियन एसोसिएशन ने कई मांगे की सरकार के समक्ष उठाए। इन्होंने कहा कि भारतीय का जो सिविल सेवा है उसका भारतीयकरण हो, भारत में जनमत तैयार हो, और इन्होंने कोशिश की कि हिंदू और मुसलमानों के बीच जनसंपर्क और सहयोग बढ़े। अब इन्होंने अनेक जो मांगे की, उसके मांग को लेकर लालमोहन घोष लंदन गए थे अपने विचार रखने के लिए, जो मांगे थे उसे पूरा करने के लिए। तो इंडियन एसोसिएशन ने कई मांगे भी की थी। उसके बाद 1884 ईस्वी में मद्रास महाजन सभा की स्थापना होती है। इसके जो संस्थापक थे वीर राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू और रामास्वामी अय्यर। तो वीर राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू, एक और है रामास्वामी अय्यर। यहाँ पे लिखा नहीं है, पीडीएफ में लिखा होगा, यहाँ पे जगह नहीं तो इसलिए लिखी। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? मद्रास में। इसका उद्देश्य था, इसकी स्थापना का उद्देश्य था कि विभिन्न जो संगठन हैं उनके कार्यों को समन्वित करना, एक जगह करना, समन्वय करना विभिन्न संगठन के कार्यों को। 1885 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना होती है, जिसके संस्थापक थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और केटी तैलंग। ये तीनों ही नाम याद रखिएगा, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और केटी तैलंग, क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ तीनों, और ऑप्शन में भी तीनों था। पूछा था कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन में फिरोज शाह मेहता भी था, बदरुद्दीन तैयबजी भी और केटी तैलंग भी, लेकिन अगला ऑप्शन था उपरोक्त में से सभी। ये एग्जाम का है, बीपीएससी सरस्वती बीपीएससी का 2017 का प्रश्न था, तो उपरोक्त में से सभी। इसका उद्देश्य था लोगों के मध्य राष्ट्रीयता चेतना की भावना जो फैल रही थी उसे और फैलाना, विस्तृत करना। तो ये थी कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्थाएं। अब हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे। अब हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये सारे कौन सी संस्थाएं थी? राजनीतिक संस्थाएं। संस्थाएं बोलिए, संगठन भी थी, है ना। अब हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये सारे ना एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। हर पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखिएगा प्रीवियस ईयर अगर उठाएंगे, बनाएंगे तो पता चलेगा कि सारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। संस्थापक पूछ देगा, इसकी स्थापना किसने की,
कब हुई स्थापना, ये सारा पूछा जाता है। अब हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस जो शब्द है वो यूएसए से लिया गया है। कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया है? यूएसए, यानी लोगों का समूह, व्यक्तियों का समूह। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 ईस्वी में, दिसंबर 1885 ईस्वी में एवो ह्यूम के द्वारा किया जाता है। एवो ह्यूम, एवो ह्यूम आईसीएस के सेवानिवृत्त अधिकारी थे। आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस, जो आज आईएएस बोलते हैं ना, उसी से ये एवो ह्यूम जो थे आईसीएस के रिटायर अधिकारी थे, सेवानिवृत्त थे। आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस यानी भारतीय सिविल सेवा, जो आज आईएएस बोलते हैं ना, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसी को पहले आईसीएस बोला जाता था। तो ये एवो ह्यूम थे, इससे सेवानिवृत्त अधिकारी थे। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में होती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आरंभिक नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इसका आरंभिक नाम, जो ओरिजिनल नाम था पहले, मैंने आरंभिक नाम था, वो था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन। लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले जो आरंभिक नाम था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, इंडियन नेशनल यूनियन था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव, एग्जाम पूछा किसके सुझाव पर, तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इसे आमतौर पर किस नाम से खाली जानते हैं? कांग्रेस, है ना। इसी कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, जो राहुल गांधी जिस पार्टी से संबंधित है अभी, उसी पार्टी की हम बात कर रहे हैं, इसी कांग्रेस की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके हम इतिहास को पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका अतीत कैसा था, है ना, इसी कांग्रेस के बारे में पढ़ रहे हैं। इसकी स्थापना हो गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो यहाँ का वायसराय था, वायसराय लॉर्ड डफरिन था। डफरिन वायसराय था इस समय। इसका कार्यकाल था 1884 से 88। जो इसके समय क्या, इसके कालखंड का सबसे बड़ा घटना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होना। तो कौन था वायसराय इस समय? लॉर्ड डफरिन वायसराय था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में कुछ विवाद है, विवाद कह सकते हैं या मत कह सकते हैं, कि कुछ लोगों ने अपनी मत रखे हैं कि कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी। तो क्या विवाद है कांग्रेस की स्थापना से, उस पर बात करते हैं कि कांग्रेस की स्थापना से जुड़ी क्या विवाद है। विवाद पर अगर हम बात करें तो विवाद क्या है? विवाद कह सकते हैं या मत कहते हैं, कि कुछ लोगों ने अपने मत रखे, या सिद्धांत भी कह सकते हैं, इस अपना अपना लोगों ने सिद्धांत दिया कि कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। तो दो मत सामने आता है। एक मत है सेफ्टी वाल सिद्धांत, सेफ्टी वाल सिद्धांत, सेफ्टी वाल सिद्धांत, और एक है तड़ी चालक का सिद्धांत, तड़ित चालक, तड़ी चालक का सिद्धांत। तड़ित चालक,
सेफ्टी वाल सिद्धांत जो है, सेफ्टी मतलब सुरक्षा, वाल मतलब कपाट या दीवार कह सकते हैं, कपाट समझिए, सुरक्षा कपाट सिद्धांत, इसका प्रतिपादन लाला लाजपत राय ने किया, लाला लाजपत राय। जबकि तड़ी चालक सिद्धांत का प्रतिपादन गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी के राजनीतिक गुरु थे। लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वाल सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस सिद्धांत के तहत लाला लाजपत राय ने बताया कि कांग्रेस की स्थापना वायसराय डफरिन के मस्तिष्क की उपज, क्योंकि इस समय वायसराय कौन था? डफरिन था। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्थापना डफरिन की मस्तिष्क की उपज है, क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए, देखिए सेफ्टी वाल सिद्धांत, सुरक्षा का पाठ सिद्धांत, यानी अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए इस संस्था की स्थापना की है। कांग्रेस की स्थापना भारत के लोगों के हित में नहीं हुआ है, बल्कि अंग्रेजों ने अपने लिए किया है, सुरक्षा के लिए। अंग्रेजों ने इसकी स्थापना इसलिए किया है ताकि भारतीयों के असंतोष को, मैं नहीं कर रहा हूं, लाला लाजपत राय कह रहे हैं, ऐसे बात वो कह रहे हैं सेफ्टी वाल सिद्धांत के तहत, कि भारतीयों के असंतोष को पहले ही समझ लेने के लिए अंग्रेजों ने सेफ्टी वाल सिद्धांत माने सेफ्टी वाल के रूप में कांग्रेस की स्थापना की, कि भारतीय के असंतोष को हम पहले ही जान लेंगे तो भारतीय विद्रोह नहीं करेंगे, एकजुट नहीं हो पाएंगे। इसलिए कांग्रेस ने अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना की, लाला लाजपत राय ने कही। दरअसल लाला लाजपत राय ऐसी बात कांग्रेस के उदारवादी स्वरूप पे प्रहार करते हुए की है, क्योंकि कांग्रेस का जो आरंभिक जो काल था उदारवादी था। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और 1885 से लेकर इसका जो कालखंड था 1885 से लेकर 1905, 1885 से लेकर 1905 तक उदारवादी कांग्रेस की नीति थी, यानी नरम दल थे, तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करके अधिकारों की मांग करते थे। इसलिए और ये जो लाला लाजपत राय थे वो गरम दल के थे, यानी उग्रवादी थे। तो उदारवादियों की विचार इनको मतलब रास नहीं आता था कि हाथ जोड़ के क्यों मांगना है, अरे अपना अधिकार है, हम अपने लिए मांग रहे हैं, वो हमारा हक है, तो फिर हाथ क्यों जोड़ना है। इनका क्या नाम था कि तलवार उठाओ, सीधे गर्दन काटो अंग्रेजों को, उसके बाद मिल जाएगा अधिकार। इसलिए इन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है आरंभ में इसी तरह से हाथ जोड़ता था 1885 से लेकर 1905 तक। तो आरंभ में इन्होंने कहा कि लगता है कि यह संस्था अंग्रेजों के लिए बना है, इसलिए इन्होंने व्यंग कर दिया। तड़ी चालक सिद्धांत के तहत गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस की स्थापना को स्पष्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस की स्थापना में भारतीयों ने जो एओ ह्यूम को संस्थापक के रूप में चुना है, उनका नेतृत्व जो प्रदान किया है वो तड़ी चालक के रूप में किया है, कि भारतीयों ने ब्रिटिश असंतोष से बचने के लिए एओ ह्यूम का नेतृत्व स्वीकार किया, क्योंकि इस संस्था का संस्थापक यदि कोई अंग्रेज न होकर कोई भारतीय होता तो यह संस्था आरंभ में ही ब्रिटिश दमन का शिकार हो जाती और यह संस्था नष्ट हो जाती। इसलिए भारतीयों ने एओ ह्यूम का प्रयोग तड़ी चालक के रूप में किया। तड़ी चालक में समझ रहे हैं ना, जैसे ऊंची भवन के जो इमारतें होती बड़ी बड़ी, उसके ऊपर छत के ऊपर तड़ी चालक लगाया जाता है। जब आकाशीय बिजली गिरता है, जैसे ठंडक बोलते हैं गांव में, ऐसे गर्म होता है वो बोलते हैं ठंडका गिर गया, है ना। जब आकाशीय बिजली गिरता है तो उसे अवशोषित कर लेता है, यानी अपनी ओर खींच लेता है और उसे जमीन में भेज देता है, और जो भवन है उस क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है, नष्ट नहीं होता उसे। तो भारतीयों ने भी एओ ह्यूम का प्रयोग तड़ी चालक के रूप में किया, कि अंग्रेज है, एओ ह्यूम अंग्रेज है, तो इसका संस्थापक यदि अंग्रेज रहेगा तो अंग्रेज इस संस्था का नष्ट नहीं करेंगे, क्या समझेंगे कि तो अपने ही संस्था है, अपने ही लोगों ने इसकी स्थापना की है, तो उन्होंने नष्ट नहीं करेंगे, ब्रिटिश सरकार इसका दमन नहीं करेगी। इसलिए भारतीयों ने एओ ह्यूम का नेतृत्व स्वीकार किया, और हुआ ऐसा ही, क्योंकि जब कांग्रेस का स्थापना हुई तो इसके संस्थापक एओ ह्यूम थे, जो कि अंग्रेज थे। तो ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के प्रति मैत्रीपूर्ण संबंध रखा, और वायसराय डफरिन इस समय वायसराय थे, तो डफरिन ने कांग्रेस के सदस्यों को सम्मानित करने के लिए 1886 ईस्वी में स्वागत समारोह का आयोजन करते हैं। लेकिन जैसे ही 1886 के बाद 1887 ईस्वी में कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन होता है, तीसरा अधिवेशन मद्रास में, उसके बाद कांग्रेस ने उस अधिवेशन में सरकार की नीतियों की खूब आलोचना की। जैसी आलोचना की तो ब्रिटिश सरकार को झटका लगा कि क्या हो गया, हम तो अपना समझ रहे थे कि अपना संस्था है।
लेकिन तब तक तो कांग्रेस परिपक्व हो चुका था, व्यस्त हो चुका था, मजबूत हो चुका था, 3 साल हो गया था उसकी स्थापना का, तो अब ब्रिटिश सरकार से मुकाबला कर सकती थी कांग्रेस। तो उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीतियां बदल ली, जो मैत्रीपूर्ण संबंध थे अब दुश्मनी का भाव हो गया, यानी प्रतिवादी नीति बनाई उन्हें, प्रतिक्रियावादी नीति। और डफरिन जो कांग्रेस के सदस्यों को सम्मान दे रहा था, यही डफरिन फिर आलोचना करते हुए कहता है कि कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था, यह कुछ नहीं उखाड़ेगी। कर्जन कहते हैं कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है और भारत में रहते हुए मेरी बहुत बड़ी इच्छा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं। तो फिर अंग्रेज लोग पहले मैत्रीपूर्ण संबंध रखे, दोस्तियारा संबंध रखे, फिर आलोचना भी करने लगे। हुआ ऐसा ही, क्यों? क्योंकि प्रारंभ में संस्थापक कौन था? एओ ह्यूम, लेकिन फिर भारतीयों ने उसे अपना नेतृत्व संभालने लगे और सरकार की नीतियों की आलोचना करने लगे और राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने लगे। इसलिए गोपाल कृष्ण कहते हैं कि तड़ी चालक के रूप में भारतीयों ने इसका उपयोग किए थे एओ ह्यूम का। तो अब किनके बात को माने? सेफ्टी वाल को माने या तड़ी चालक को माने? तब सेफ्टी वाल सिद्धांत सही प्रतीत नहीं होता है। क्यों नहीं प्रतीत होता है सही, से समझते हैं। सेफ्टी वाल सिद्धांत के तहत कहा गया कि डफरिन की मस्तिष्क की उपज है कांग्रेस, लेकिन डफरिन को इस बात की सूचना भी नहीं थी कि कांग्रेस की स्थापना हो रही थी। उसे इस बात की सूचना कांग्रेस की स्थापना के बाद मिलती है कि कांग्रेस की स्थापना हुई। और इस संस्था का संस्थापक एओ ह्यूम है और डफरिन और एओ ह्यूम के बीच 36 का आंकड़ा था। दोनों एकदम संबंध एकदम कटुतापूर्ण थे, दोनों एक साथ आपने सामने आते भी नहीं थे। अगर डफरिन का थोड़ा भी योगदान होता कांग्रेस की स्थापना में, तो कांग्रेस का संस्थापक कभी भी एओ ह्यूम हो ही नहीं सकता था, क्योंकि दोनों का संबंध 36 का आंकड़ा था, कटुतापूर्ण संबंध था, एक साथ आ ही नहीं सकते थे एक मंच पे वो। तो इसलिए नहीं कर सकते। और फिर डफरिन ने कांग्रेस पे आलोचना भी की, टिप्पणी भी की कि यह मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। तो अगर अपने ही संस्था पर कैसे कोई टिप्पणी कर सकता है? अगर मेरी संस्था रहेगी तो हम अपनी संस्था के बारे में कोई नकारात्मक चीज थोड़ी ना बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। इसलिए सेफ्टी वाल सिद्धांत सही प्रतीत नहीं होता है, ये सही नहीं, बल्कि कांग्रेस की स्थापना को हमें राष्ट्रीय विकास के रूप में समझना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना से पहले भी अनेक राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हो चुकी थी, जो कि हम आपको पहले ही बताएं, और राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी। वैसे में कांग्रेस की स्थापना जब होती है तो भारत के लोगों की मांगे, समस्याओं, उनकी आशाओं को एक बड़े मंच के द्वारा प्रस्तुत किया जाने लगा, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ा मंच प्रदान किया और लोगों की समस्याओं और राष्ट्रवाद की भावना को खूब प्रसारित किया। इसलिए कांग्रेस की स्थापना को अखिल भारतीय संगठन के रूप में देखना चाहिए, न कि मस्तिष्क है डफरिन की, ऐसा कहना सही नहीं। ये था विवाद, लेकिन विवाद में यही है कि कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वाल के रूप में न होके एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में हुआ, जो भारतीयों को एक बड़ा मंच प्रदान किया अपनी समस्याओं, अपनी मांगों को रखने के लिए। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है, अब प्रथम अधिवेशन की बात कर लें, स्थापना संबंधी विवाद समझ लिए। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में होना निर्धारित था, लेकिन पुणे में हैजा फैलने के कारण वहां पर अधिवेशन नहीं हुआ पाया और यह अधिवेशन फिर बंबई के लिए, यहाँ पे क्या फैल गया? हैजा। जब हैजा फैला तो यह अधिवेशन पुणे में न होकर बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में स्थित तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन वहां पर हुआ। बंबई में कब हुआ? 28 दिसंबर, डेट याद रखिएगा, है ना, 1885 को कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होना कहाँ था? पुणे में, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर हैजा फैल गया था, इसलिए अधिवेशन बंबई में हुआ 28 दिसंबर 1885। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे वो बयोमेश चंद्र बनर्जी थे, अध्यक्ष थे प्रथम अधिवेशन में, अध्यक्ष और सचिव। अध्यक्ष थे WBC बनर्जी, यानी बयोमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे। सचिव थे एओ ह्यूम।
जो कि संस्थापक भी थे, है ना। तो ये याद रखिएगा, बार बार पूछता है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और प्रथम अधिवेशन में कौन सचिव कौन थे, एओ ह्यूम। कहाँ हुई, बंबई में। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने देश के विभिन्न क्षेत्र से 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कौन शामिल नहीं हुए थे, बताइए। इसे पीछे बताए थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्यों नहीं हुए थे, क्योंकि ये इसी समय इंडियन एसोसिएशन का दूसरा अखिल सम्मेलन हो रहा था, अखिल भारतीय स्तर पे। कहाँ हो रहा था, कलकत्ता में। तो वहाँ पे वो अध्यक्षता कर रहे थे। बार बार प्रश्न पूछा हुआ है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए थे। ठीक है, ये था कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। कांग्रेस के ऊपर कुछ लोगों ने टिप्पणी की। क्या टिप्पणी की, उस पर बात करते हैं कि किन लोगों ने क्या टिप्पणी की। डफरी ने क्या कहा, डफरी ने कहा कि कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संस्था है, यानी सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। पीडीएफ में लिखा हुआ है, और चाहे तो लिख भी लें। डफरीन डैश मार के लिख दीजिए कि क्या कहा। तो डफरी ने कहा कि मुट्ठी भर लोगों की संस्था है कांग्रेस। कर्जन ने कहे कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, और भारत में रहते हुए मेरी बहुत बड़ी इच्छा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन छुट्टियों का मनोरंजन है। यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह बोलेंगे तो हमें कुछ नहीं बोलेंगे मिलेगा। जिस तरह से मेढक यानी वर्ष में एक बार टरटराते हैं, भादों के दिन आता है, पानी पड़ता है तो टर टर करने लगते हैं 2-3 दिन के लिए, उसी तरह कांग्रेस का अधिवेशन 1-2 दिन चलता था। तो उसी बाल गंगाधर तिलक आलोचना करते हुए, टिप्पणी करते हुए बोलते हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन ना कुछ नहीं होगा, 2 दिन बैंक की तरह, मेढक की तरह आके बोल देते हैं वर्ष में, इससे कुछ मिलेगा नहीं। विपिन चंद्र पाल कहते हैं कि कांग्रेस बुलबुले के साथ खेल रहा है, यानी जो पानी का बुलबुला होता है उसके बारे में उन्होंने बोला कि कांग्रेस बुलबुले के साथ खेल रहा है। यह बुलबुला कब फूट जाएगा और कांग्रेस कब नष्ट हो जाएगा, कहा नहीं जा सकता है। तो कांग्रेस बुलबुले के साथ खेल रहा है। अरविंद घोष कहते हैं कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। ये है इनकी आलोचना, माने टिप्पणी कांग्रेस के ऊपर पे कमेंट किए इन लोगों ने। बंकिम चंद्र चटर्जी कहते हैं कि कांग्रेस के लोग जो हैं पदों के भूखे हैं, और ऐसा दिखता भी है ना, दिखता है आज ना कि नहीं, ऐसा दिखता है ना। भाई भतीजावाज तो आज भी है उनकी में, है ना। उनकी दादी प्रधानमंत्री, पापा प्रधानमंत्री, आज बेटा प्रधानमंत्री बनने के लिए कर रहा है। अध्यक्ष भी वही है, सोनिया गांधी। इंदिरा गांधी थी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आज जाके अध्यक्ष बदला है ना। तो लगता है ऐसा, पदों के भूखे है ये थे, आज भी ऐसा लगता है, दिखता भी है ना। ये इनकी मतलब कमेंट है लोगों का। याद रखिएगा, पूछता भी एग्जाम में कि किन्होंने क्या ये बात रखी की, जैसे ऐसे पूछ देगा कि किन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। एक एक याद रखिएगा, पीडीएफ में सब लिखा हुआ अच्छे से। अब कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशन पे हम बात करें, कांग्रेस का विभिन्न अधिवेशन। लेकिन कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशन को हम इकट्ठे नहीं पढ़ेंगे। इकट्ठे पढ़ने में क्या हो जाएगा कि सारा रटने वाला बात हो जाएगा, है ना। कुछ बात तो याद करना है, इन्हें कि नहीं याद करना, याद करना है। लेकिन बहुत ऐसे अधिवेशन है जिसे समझना है, क्योंकि बहुत ऐसे अधिवेशन है जिन्होंने यानी इतिहास के पन्ने पर एक विशेष महत्व रखते हैं। जैसे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। तो इस पर सिर्फ ये नहीं हम बोल देंगे कि लखनऊ अधिवेशन में हिंदू और मुसलमानों के बीच समझौता हुआ, सॉरी उदारवादी उग्रवादियों के बीच समझौता हुआ, सिर्फ ऐसा बोल देने से समझ नहीं आएगा, उसका पृष्ठभूमि बताएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए सूरत अधिवेशन पर हम बात करें, तो सिर्फ ये बोल दे कि सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ, इसमें कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ, ये कोई मतलब नहीं हुआ, है ना। इसे समझने पड़ेगा हमें। कांग्रेस सूरत अधिवेशन के अगर देखें बैकग्राउंड, तो बंगाल विभाजन होता है। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलता है। स्वदेशी आंदोलन चलता है, उसमें कार्यक्रम को लेकर, यानी कैसे कार्यक्रम चलाया जाए, आंदोलन कैसे चलाया जाए, उसको लेकर मतभेद होता है कांग्रेस के बीच में। मतभेद इतना बढ़ जाता है कि 1907 के सूरत अधिवेशन में जाकर उसका विभाजन होता है। तो जब हम बंगाल विभाजन पढ़ेंगे, स्वदेशी आंदोलन पढ़ेंगे, वहां पर हम कांग्रेस का सूरत अधिवेशन पढ़ेंगे। तो जिस अधिवेशन का जिस आंदोलन से, जिस घटना से संबंध होगा, उस घटना के साथ हम उस अधिवेशन को पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा, तो फिर हमें रटने नहीं पड़ेगा। जैसे कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन की बात करें, तो नागपुर अधिवेशन हम वहाँ पढ़ेंगे जब हम कांग्रेस के देशी रियासतों के प्रति नीति पढ़ेंगे कि कांग्रेस का देशी रियासतों के प्रति क्या नीति थी।
और कांग्रेस के प्रति देशी रियासतों के प्रति जो नीति तय हुई थी वो नागपुर अधिवेशन से तय हुई थी। तो नागपुर अधिवेशन का संबंध देशी रियासतों से है, तो हम देशी रियासतें पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे ताकि बात सारा स्पष्ट बढ़िया से हो, ठीक है। इसलिए हम जैसे अब कलकत्ता अधिवेशन हम पढ़ेंगे, कलकत्ता का विशेष अधिवेशन, तो असहयोग आंदोलन जब समझाएंगे वहाँ पर हम उस अधिवेशन की बात करेंगे कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है, तो तब अच्छा से समझ आएगा आपको और कोरिलेट कर भी पाएंगे और याद बड़ी दिन रहेगा, भूलेंगे नहीं हाल ही। फिर भी कुछ बात है जिसे याद करने लायक है, जिसे याद कर सकते हैं, जहाँ बार बार पूछा जाता है। जैसे कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी की। कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, जैसे बदरुद्दीन तैयबजी थे, जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में यानी 1887 मद्रास में अधिवेशन हुआ तो उसकी अध्यक्षता किए थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन है, ऐसे पूछा जाता है अंग्रेज मतलब एग्जाम में, तो उसको तो थोड़ा याद कर लीजिएगा, पीडीएफ में लिखा हुआ है सब, वो थोड़ा फैक्ट है जो याद करना है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे मतलब कांग्रेस के, जो 1888 ईस्वी में इलाहाबाद के अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बता ही दिए। प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी, जो 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है कांग्रेस के अधिवेशन में मतलब प्रथम अधिवेशन भाग न लिए थे, सबको बात बता दिए। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के ऐसे सदस्य थे जो सदस्य तो थे लेकिन कभी भी अध्यक्षता नहीं की। एक एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, लाल बाल पाल में से कौन कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो बाल और पाल नहीं बने थे लेकिन लाल बने थे। लाल इस याद है ना, इसको एकदम पूरा वर्ड लिखा होता है इसी तरह से। लाल माने लाला लाजपत राय, बाल माने बाल गंगाधर तिलक और पाल माने विपिन चंद्र पाल। तो सिर्फ लाला लाजपत राय ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, इन लोग नहीं बने थे और ये कांग्रेस के सदस्य भी थे। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा हो कि कौन कांग्रेस के अध्यक्ष होते, सदस्य होते भी अध्यक्ष नहीं बने थे, तो बाल गंगाधर तिलक। सुरेंद्र नाथ बनर्जी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जो निर्वाचित होने के बावजूद भी उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। दरअसल हुआ क्या था कि कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में अध्यक्षता करने के लिए चुनाव हुआ, निर्वाचन हुआ। उसमें दो उम्मीदवार थे, सुभाष चंद्र बोस और पटाभी सीतारमैया। पटाभी सीतारमैया जो थे गांधी के उम्मीदवार थे और इस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं और पटाभी सीतारमैया हार जाते हैं। तो इस हार को गांधी ने अपनी हार मान ली, तो सुभाष चंद्र बोस को ठीक नहीं लगा कि गांधी जी नाराज हो गए हैं, तो अंत में जाके उन्होंने इस्तीफा दे दी कि हमें ठीक नहीं लग रहा है, कांग्रेस मतलब गांधी जी नाराज हो रहे हैं, वो अपनी हार मान रहे हैं। तो इतनी बड़ा इनका महान, ऐसे सोचे होंगे वो अपना मन में, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, पर सोचे होंगे तभी ना इस्तीफा दे दिए कि कांग्रेस गांधी अपनी हार मान रहे, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ये पूछा हुआ कई जगह गया था किन्होंने इस्तीफा दिए थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। इस तरह से और भी पीडीएफ में जो फैक्ट है जो याद कर लीजिएगा। बाकी जो कांग्रेस के अधिवेशन है, जो विभिन्न वो महत्वपूर्ण है अधिवेशन जिसका किसी आंदोलन से किसी घटना से संबंध है, वो हम उस घटना के साथ ही उसको समझाएंगे। तो कांग्रेस आज शुरू हो रही है, कांग्रेस की समाप्ति नहीं हो रही है। अब कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन चलेगा जब तक आंदोलन आज़ादी नहीं मिलती है, मतलब जब तक पन्ने पे हम लोग आज़ादी पढ़ेंगे तब तक कांग्रेस के बारे में कुछ ना कुछ हम सीखते रहेंगे। यही ना कि कांग्रेस के बारे में सिर्फ इतनी ही जानकारी थी, हर एक दिन कुछ कांग्रेस के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो आज समझिए कांग्रेस की स्टार्ट हुआ है, खत्म नहीं हुआ। तब अभी कांग्रेस अब नेतृत्व करेगा और इसके नेतृत्व में ही आंदोलन चलेगा और आज़ादी तक कांग्रेस रहेगा। आज तक है ही, लेकिन हम आज़ादी तक ही कांग्रेस की इतिहास को पढ़ेंगे, आज के इतिहास नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर हम कल नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, ठीक है। फिर क्या बात करेंगे, नरम दल के बारे में, है ना, कांग्रेस के नरम दल यानी उदारवादी आंदोलन पर बात करेंगे। आज यहीं पे फिर मिलते हैं, धन्यवाद।